आज के इस वीडियो में प्री-2 के छात्रों के इतिहास विषय में जो हमने प्रथम वीडियो में जो दिया था कि प्रेसिडेंसी नगरों में किस प्रकार न्यायिक संस्थाओं का विकास हुआ, इस क्रम में हमने वर्गों में भी छात्रों के साथ जो हमारे 4 प्रेसिडेंसी नगर थे, इसमें सूरत, चेन्नई, मुंबई और सबसे अंत में आता है कोलकाता। तो 3 जो पहले वाले प्रेसिडेंसी नगरों में न्यायिक संस्थाओं का विकास किस तरह से हुआ, कैसे डेवलप हुआ 1726 तक, उस पर हम लोग वर्ग में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। इसका चौथा और अंतिम प्रेसिडेंसी जो इस पीरियड में रहा वो था कोलकाता। आज हम इस वीडियो में कोलकाता में प्रेसिडेंसी नगर में कैसे वो बना और कैसे वहाँ पर न्यायिक संस्थाओं का विकास हुआ, इस पर क्रमवार चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग 1690 में बंगाल में पहुँचे और वहाँ पर गोविंदपुर, कोलकाता और सुतानाती 3 गांव जो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ था, वहाँ पे उन्होंने बंगाल के नवाब के सपोर्ट से, अरे उनके सहयोग से, सपोर्ट से फोर्ट विलियम नामक एक फोर्टिफाइड व्यापारी कोठी किलेनुमा स्थापित की। तत्पश्चात 1698 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन तीनों गांवों की जमींदारी खुद अपने हाथों में ले ली। जमींदारी मिलने के बाद कंपनी का लीगल पोजीशन वहाँ पर चेंज हो गया और जिस तरह से मुग़ल साम्राज्य में जमींदार जिस तरह से अपना सभी काम करते थे, सभी जमींदार, उस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के भी कर्मचारी जमींदारी का अपना काम वहाँ पर करने लगे और जमींदारी क्रम में जो भी उनका दायित्व था और जो भी उनके अधिकार थे, सब उनको भी प्राप्त हो गए। जमींदारों का मुख्य काम रेवेन्यू कलेक्शन था, राजस्व की वसूली, और साथ में जो उनके जमींदारी क्षेत्र में जो लोग रहते थे उस पर प्रशासन का भी काम जमींदारों के ही जिम्मे में था, है ना। लॉ एंड ऑर्डर जिसको हम लोग बोलते हैं, कानून और व्यवस्था की भी जिम्मेदारी जमींदारों पर ही हुआ करती थी। जमींदारी मिलने के बाद कलकत्ता का 1699 में उसके स्टेटस को बढ़ाकर जो है प्रेसिडेंसी नगर का कर दिया गया। अब 1699 से कलकत्ता प्रेसिडेंसी नगर के रूप में काम करने लगी। प्रेसिडेंसी बनने के बाद 1700 ईस्वी में प्रेसिडेंसी में एक अधिकारी की नियुक्ति की गई, जिसे हम लोग आज भी उस नाम को पुकारते हैं। उसका पहला प्रयोग वहाँ हुआ, जिसे जमींदार के जमींदारी सिस्टम में कलेक्टर पद की स्थापना वहाँ से होती है, शुरुआत वहाँ से होती है और कलेक्टर के जिम्मे ही जो है जमींदारी का सारा काम, रेवेन्यू कलेक्शन का वर्क, लॉ एंड ऑर्डर का वर्क जो है ईस्ट इंडिया कंपनी उस दायित्व को कलेक्टर को ही दे देती है। जब प्रेसिडेंसी बनने के बाद कंपनी के लीगल पोजीशन में अंतर आता है। जैसे पूर्व के तीनों प्रेसिडेंसी नगरों में हम लोगों ने देखा है कि वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक गवर्नर होता है, उसके कुछ परिषद के सदस्य होते हैं, जिसे हम लोग गवर्निंग काउंसिल के नाम से जानते हैं। तो गवर्नर काउंसिल के अधीन रहकर कलेक्टर अपने सभी कामों को संपादित करता है, निष्पादित करता है।
कलेक्टर को दीवानी मामलों में सुनवाई करने का भी अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस अधिकार के मिलने के बाद जो भी सिविल मामलों में, दीवानी मामलों में जो प्रॉब्लम होते थे, किसी को भी कोई समस्या होती थी, रेवेन्यू कलेक्शन में भी समस्या होती थी, रेवेन्यू से संबंधित जो भी मामले थे, उनमें भी कलेक्टर जो है अपना डिसीजन ले सकता था। वहाँ पर यह व्यवस्था थी कि कलेक्टर के जो डिसीजंस होते थे उसके विरुद्ध में अपील में प्रभावित पक्ष जो है वो गवर्नर काउंसिल के पास जा सकता था और वहाँ अपना अपील कर सकता था। और गवर्नर काउंसिल के पास जो डिसीजन होता था वो मुख्य रूप से कलेक्टर को मान्य होते थे, पूर्णतः मान्य होते थे। साथ ही साथ कलेक्टर जो है रेवेन्यू कलेक्शन का काम भी करता था और जमींदारी के क्षेत्र में रहने वाले जितने भी जो स्थानीय निवासी थे उन सबों पर भी उसी का कानून व्यवस्था के अंतर्गत पावर प्रशासन का काम चलता था। उस तरह में जो मेरी तरह के जो आपराधिक मामले भी आते थे उन मामलों में कलेक्टर जो है वो वहाँ की जो स्थानीय मान्यताएं होती थी उनको संक्षिप्त रूप में निष्पादित करता था। यह भी बात गौर करने की है कि इस कार्य में जूरी की सहायता नहीं ली जाती थी। जूरी के बारे में आप सब लोग को पता ही है कि जूरी ग्रुप ऑफ पीपल है, जजों का ग्रुप है जो न्याय प्रशासन में मुख्य न्यायाधीश को सहयोग करता है उसके डिसीजन को इस तरह से बनाने में कि किसी तरह का कोई संदेह न रहे, कोई भी पक्ष में कोई भी चीज़ छूट न जाए। तो वहाँ पर इस जगह पे जो है कोलकाता में जूरी का कोई प्रावधान, जूरी की व्यवस्था नहीं थी। सजा के रूप में जमींदार फाइन, उसके बाद जैसे कुछ मैंने कैद भी, चाहे उस समय जो डेवलपमेंट का काम होता था रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह करने का, उसमें भी मजदूरी में भी उन लोगों को लगाया जाता था। तो इस तरह से जो है वहाँ कलेक्टर जो है अपने न्यायिक अधिकारों का प्रयोग करता था और काम करता था। जमींदारों को आपराधिक मामलों में मृत्युदंड देने का अधिकार नहीं था। वैसे मामले जो है गवर्नर काउंसिल ही देखती थी और वही उसमें अपना फैसला लिया करते थे। कलेक्टर को अंग्रेज जो लोग थे वहाँ, कर्मचारी अधिकारी जो लोग थे, उनके द्वारा भी जो कुछ प्रॉब्लम होता था, जो क्राइम के तरफ में जो काम किए जाते थे उससे संदर्भ में भी वो सुनवाई करता था। मतलब कि उसके जुडिक्शन में स्थानीय निवासियों के साथ साथ अंग्रेज नागरिकता वाले लोग भी शामिल थे। इस तरह हम देखते हैं कि जो यहाँ पर जो काम चल रहा था कलकत्ता में, जो जमींदारी का जो स्वरूप था, जो नेचर था, देश में जो अन्य जमींदारी में जमींदारों का जो वर्क था, फंक्शन था, अधिकार थे, जुडिक्शंस थे, उनसे कुछ अलग हटके था। कुछ न कुछ यहाँ पर चेंज था। यहाँ पर जो है एक कलेक्टर पद आ गया था और कलेक्टर जो मामलों में जो सुनवाई करता था उसके लिए एक सुपीरियर न्यायालय के रूप में गवर्नर काउंसिल का न्यायालय भी काम करता था। तो कलकत्ता में यह व्यवस्था जो है चलती रही लगभग 1727 तक, जब 1726 ईस्वी के द्वारा जो यह राजपत्र लाया गया, जिसके द्वारा चारों प्रेसिडेंसी नगरों में एक समान न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई। उसके न्यायालयों में एकरूपता लाई गई। उसके न्यायालयों की मान्यता ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो स्थापित ब्रिटिश के जो न्यायालय थे उनके इक्वल कर दिया गया। उस समय तक यह व्यवस्था कलकत्ता में चलती रही। तो हम लोग जो कलकत्ता के इस कलकत्ता प्रेसिडेंसी में जो न्याय प्रशासन इंस्टीट्यूशंस का जो डेवलपमेंट होता है उसमें हम लोग जो यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर भी जो है न्याय का जो पोजीशन है वह बिल्कुल सही स्थिति में नहीं है। यहाँ भी न्याय अन्य जगहों में की तरह जो है कार्यपालिका के ही
कंट्रोल में है, कार्यपालिका ही उसको अपने नियंत्रण में रखती है। चूँकि गवर्नर काउंसिल ही जब अपीलीय न्यायालय है तो हम लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। चर्चा भी हम लोगों ने कई बार की है कि जब गवर्नर काउंसिल क्या है, कार्यपालिका है, और उसी के अंतर्गत सभी छात्रों को पता ही है कि जो भी डिसीजन सर कलेक्टर लेता है तब अपील में वहाँ जाने के बाद पूर्णतः और फाइनल डिसीजन जो है कार्यपालिका का ही हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ दूसरा जो कॉमन जो हर प्रेसिडेंसी में प्रॉब्लम रहा है, न्यायिक माने विधि विशेषज्ञ की कमी का, वो कलकत्ता में भी हम लोग को दिखाई पड़ता है। यहाँ भी विधि विशेषज्ञों की भारी कमी है, नहीं के बराबर है, नहीं है उस फंक्शन में। जो कर्मचारी हैं अंग्रेज, वही लोग अपने बुद्धिमत्ता से, अपनी समझदारी से, न्याय की समझ से, जो स्थानीय जो रीति रिवाज हैं, जो परंपराएं हैं, उनका पालन करता है और उसी के हिसाब से अपने मामलों में डिसीजन देता है। मैंने इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ भी जो न्यायिक संस्थाओं का जो विकास हुआ और उसके द्वारा जो न्याय के काम होते थे उसका लेवल उतना अधिक बेहतर नहीं था। बिल्कुल मतलब कि मुख्य रूप से उनका ध्यान जो है कलकत्ता प्रेसिडेंसी में भी रेवेन्यू कलेक्शन की तरफ ज़्यादा था, अर्थ के इनकम की तरफ ज़्यादा था, जबकि न्यायालय का काम और न्याय प्रशासन का काम उनके लिए वहाँ भी सेकेंडरी था। आज के इस वीडियो में कलकत्ता प्रेसिडेंसी के जुडिशल इंस्टीट्यूशन के डेवलपमेंट के नेचर के संदर्भ में इतना ही काफ़ी है। हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए, उसमें 17 और 26 में जो चार्टर आता है जिसके तहत मेयर कोर्ट वगैरह की स्थापना होती है, वो किन परिस्थितियों में होती है और क्या उसका कॉन्सेप्ट है, हाइपोथेसिस है, इस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।